दोस्तों, आज जब हम टीवी खोलते हैं तो ईरान से आती तस्वीरों में विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरती भीड़ और आज़ादी के नारे सुनाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां की जनता आज एक बार फिर से अपनी पूरी व्यवस्था को बदल देना चाहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान में यह पहली बार नहीं हो रहा है। आज जो माहौल हम देख रहे हैं उसकी जड़ें 45 साल पुरानी उस कहानी में छिपी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1979 की ईरानी क्रांति की। आज की अशांति को समझने के लिए हमें उस दौर में पीछे जाना होगा जब बिना किसी बड़े युद्ध के एक शक्तिशाली शाह का तख्ता पलट हो गया था। दोस्तों, ईरान की क्रांति इतिहास की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। बात 1978 और 79 की है जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज था, जो पश्चिमी देशों और अमेरिका के बहुत बड़े दोस्त माने जाते थे। लेकिन करीब एक साल के भीतर ही वहाँ की जनता ने उनका तख्ता पलट कर दिया और उनकी जगह आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनी जो पश्चिमी तौर तरीकों के बिल्कुल खिलाफ थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उस समय ईरान में काफी सुख और शांति थी। फिर यह बदलाव हुआ। साथ ही 20वीं सदी की बाकी बड़ी क्रांतियां जैसे रूस की क्रांति के उलट ईरान की यह क्रांति काफी हद तक अहिंसक थी, जिसने बिना किसी बड़े खून खराबे के पूरी सत्ता की तस्वीर को बदल कर रख दिया। अगर आप ईरान की क्रांति की असली जड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको वहां के धर्म गुरुओं यानी उलेमा की ताकत को समझना होगा। ईरान के आम लोगों पर इन धर्म गुरुओं का कितना गहरा असर था, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1891 का तंबाकू विरोध प्रदर्शन यानी टोबैको प्रोटेस्ट। हुआ ये था कि उस समय के शाह ने ईरान में तंबाकू उगाने और उसे बेचने का सारा अधिकार एक ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था। शाह के इस फैसले से ईरान के स्थायी किसानों और व्यापारियों को रोजी रोटी पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। जब लोगों की कमाई छिनने लगी तो वहां के धर्म गुरुओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू किए और लोगों से तंबाकू को बॉयकॉट करने को कहा। ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जनता ने धर्म गुरुओं की बात मानकर तंबाकू का इस्तेमाल ही पूरी तरीके से बंद कर दिया और आखिरकार शाह को झुकना पड़ा और ब्रिटिश कंपनी के साथ अपना समझौता रद्द करना पड़ा। धर्म गुरुओं ने अपनी जो ताकत 1891 में दिखाई थी, वही ताकत सालों बाद ईरान की बड़ी क्रांति का मुख्य आधार बनी। ईरान की क्रांति को समझने के लिए हमें उस दौर से जाना होगा जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। भले ही ईरान इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन वहाँ के राजा रजा शाह का झुकाव जर्मनी यानी एक्सिस पावर्स की तरफ था। ब्रिटेन और सोवियत संघ को डर था कि कहीं ईरान की कीमती तेल के कुएं दुश्मनों के हाथ न लग जाए, इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। राजा को गद्दी से हटा दिया गया और उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को नया राजा बना दिया गया। कहानी में असली ट्विस्ट 1953 में आया। उस वक्त ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेह थे, जो जनता के बीच बहुत मशहूर थे। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और ईरान के तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी तेल पर देश का हक जताया। इसी वजह से राजा को देश छोड़कर इटली भागना पड़ा। लेकिन अमेरिका की CIA और ब्रिटिश की MI6 को डर था कि कहीं ईरान रूस के पाले में ना चला जाए, इसलिए इन विदेशी ताकतों ने मिलकर मोसादेह को गद्दी से हटा दिया और रजा पहलवी को दोबारा राजा बना दिया गया। ईरान की जनता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि उनका रजा दो बार विदेशी ताकतों की मदद से गद्दी पर बैठा है। ऊपर से रजा ने देश को मॉडर्न बनाने के नाम पर इस्लामी तौर तरीकों को हटाकर पश्चिमी सभ्यता थोपना शुरू कर दिया था। लोगों की नजर में पहलवी खानदान सिर्फ पश्चिमी देशों की कठपुतली बन गया था, जो ईरान की आजादी और सम्मान को विदेशियों के हाथों में बेच रहा था। यही वो गुस्सा था जो धीरे धीरे एक बड़ी ज्वालामुखी की तरह फट गया। रजा ने 1960 के दशक में देश को पूरी तरह बदलने के लिए सफेद क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया। उनका मानना था कि पश्चिमी तौर तरीकों और नए सुधारों से देश में बराबरी आएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। रजा ने जिन दो वर्गों को दबाने की कोशिश की थी, वे थे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और शहरों में काम करने वाले मजदूर। इन सुधारों की वजह से उनकी तादाद 4 गुना बढ़ गई और यही लोग रजा के खिलाफ सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इसी दौरान एक नाम गूंजने लगा, आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। उन्होंने सरेआम रजा के इन सुधारों की धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद रजा ने उन्हें देश से निकाल दिया। लेकिन इससे खुमैनी और भी ज्यादा मशहूर हो गए। ऊपर से रजा की आर्थिक नीतियों की वजह से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि देश में युवा गुस्से से भर गए और खुमैनी का समर्थन बढ़ गया। खुमैनी ने लोगों को एक ही बात समझाई, अपनी जड़ों की ओर लौटें और पश्चिमी सभ्यता की गुलामी छोड़ें। मजे की बात यह थी कि जो पढ़े लिखे लोग धर्म में यकीन नहीं रखते थे, उन्हें भी लगा कि रजा को हटाने के लिए खुमैनी का साथ देना आखिरी रास्ता है। रजा की अमेरिका से गहरी दोस्ती, इजराइल के साथ उनके रिश्ते और उनकी खराब आर्थिक नीतियों ने जनता के गुस्से में घी डालने का काम किया। अब बस एक चिंगारी की कमी थी जो बहुत जल्द लगने वाली थी
और जिससे शुरू होने वाला था ईरान का क्रांति का असली धमाका। क्रांति की चिंगारी तब भड़की जब अक्टूबर 1977 में आयतुल्लाह खुमैनी के बेटे मुस्तफ़ा की रहस्यमयी मौत हो गई। लोगों को शक था कि रजा की खुफिया पुलिस सवाक यानी SAVAK ने उनका कत्ल कर दिया है। इसके कुछ ही महीनों बाद जब एक सरकारी अखबार ने खुमैनी को ब्रिटिश एजेंट कह दिया तो लोग गुस्से में सड़क पर उतर आए। पुलिस के साथ हुई झड़पों में कई लोग मारे गए और इन मौतों के बाद होने वाले जनाजे बड़े बड़े प्रदर्शनों में बदल गए। फ्रांस में बैठे खुमैनी वहीं से इन आंदोलनों को कंट्रोल कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि जनवरी 1979 में रजा को देश छोड़कर भागना पड़ा और सेना ने खुद को न्यूट्रल घोषित कर दिया। 1 फरवरी 1979 को जब खुमैनी वापस ईरान लौटे तो लाखों की भीड़ ने उनका स्वागत किया और कुछ ही दिनों में विद्रोहियों ने रजा के वफादार सैनिकों को हराकर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अप्रैल 1979 में एक वोटिंग के जरिए ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। लेकिन क्रांति के बाद खुमैनी की सरकार ने उन सभी गुप्त जैसे सेकुलर और लेफ्ट विंग के लोग को किनारे लगा दिया जिन्होंने रजा को हटाने में मदद की थी। नई सरकार ने पश्चिमी संस्कृति को पूरी तरह बैन कर दिया और एक नया संविधान बनाया जिसमें सारी ताकत रहबर यानी सुप्रीम लीडर के हाथ में दे दी गई और ईरान के पहले रहबर खुद आयतुल्लाह खुमैनी बने। ईरान की इस क्रांति ने न केवल देश को बदला बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया। धार्मिक तौर पर इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में शिया पुनर्जागरण हुआ जिससे सुन्नी सुप्रीमेसी को चुनौती मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अमेरिका कट्टर दुश्मन बन गए जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रबंधन भी लगा दिए। ईरान ने इजरायल विरोधी रुख अपनाया और उन गुटों की मदद शुरू कर दी जो इजरायल के खिलाफ खड़े थे। ईरान की सफलता को देखकर सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देश डर गए क्योंकि ईरान वहां के राजाओं को भी हटाने की बात कर रहा था। इसी माहौल में 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन अपनी नई सरकार के समर्थन में ईरान के लोग एक साथ खड़े हो गए और 8 साल लंबी यह जंग बराबरी पर खत्म हुई। इस क्रांति का असर इतना गहरा था कि इससे लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठन को जन्म दिया और यमन के हुती विद्रोहियों को भी ईरान का साथ मिला जिससे ईरान इलाके की एक बड़ी ताकत बन गया। अगर आज ईरान के अंदरूनी हालात देखें तो कुछ लोग इसे एक महान बदलाव मानते हैं क्योंकि इससे गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिली और विदेशी दखल खत्म हुआ। लेकिन वहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो मानता है कि जन्नत के वादे के बदले उन्हें धरती पर नर्क मिला क्योंकि वहां बोलने की आज़ादी की कमी, आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। दोस्तों, ईरान की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। 1979 में जिस जनता ने एक राजा को हटाकर धर्मगुरुओं को सत्ता सौंपी थी, उन्हें उम्मीद थी कि अब एक सुनहरा दौर आएगा। लेकिन आज करीब 45 साल बाद हम देख रहे हैं कि इतिहास का पहिया एक बार फिर से घूम चुका है। आज ईरान की सड़कों पर युवा पीढ़ी उन्हीं पाबंदियों और सख्त कानूनों के खिलाफ खड़ी है जो 1979 की क्रांति के बाद लागू किए गए थे। उस वक्त लोग पश्चिमी कठपुतली बनने से तंग थे और आज वे अपनी व्यक्तिगत आज़ादी और बेहतर भविष्य के लिए जूझ रहे हैं। कल के क्रांतिकारी आज की सत्ता है और आज की युवा पीढ़ी नई क्रांति की आहट दे रही है। ईरान का यह सफर दिखाता है कि जज्बात और धर्म के नाम पर शुरू हुई क्रांतियां हमेशा वह फल नहीं देती जिसकी जनता उम्मीद करती है। आज ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी अपनी ही जनता सवाल पूछ रही है कि क्या यह वही जन्नत है जिसका वादा किया गया था। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ईरान की जनता एक बार फिर इतिहास को अपनी मर्जी से लिख पाएगी या संघर्ष की यह दास्तां चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।